नमो नमः विद्यार्थियों, भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज हम बात करने जा रहे हैं अच संधि प्रकरण में पररूप संधि और प्रकृति भाव अर्थात प्रगृह्य संधि के बारे में। पररूप संधि, इसका सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, इसका अर्थ है अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान पर पर रूप एकादेश होता है। इस संधि में कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। एक तो बात है एकादेश। एकादेश मतलब एक आदेश, अर्थात दोनों के स्थान पर एक ही आदेश हो जाएगा। दूसरी इसमें बात कही गई है एंग। तो एंग का तात्पर्य हम जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत एंग का जो प्रत्याहार है उस प्रत्याहार का अर्थ होगा ए ओ। तो ए या ओ ये जिस भी धातु के आदि के अंदर हो, आदि अर्थात प्रारंभ में हो, और उससे पहले अवर्णांत उपसर्ग हो। तो अब पूरा सूत्र को जो हम स्पष्ट करने की बात करते हैं, इसमें आता है कि सबसे पहली बात कि किसी शब्द, जब दो शब्द आपस में जुड़े तो पहला शब्द जो होगा वह एक उपसर्ग होना चाहिए, और वह उपसर्ग भी कैसा होना चाहिए? अवर्णांत, अर्थात जिस उपसर्ग के अंत में अवर्ण आए। और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में ए या ओ से शुरू होने वाली धातु का प्रयोग होना चाहिए। ये धातु ही होनी चाहिए, ये भी नियम है। और जो अवर्णांत है वह उपसर्ग होना चाहिए, इस बात को भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों का जब मेल होगा तो क्या होगा? तो उस स्थिति में जो अवर्णांत उपसर्ग के अवर्णांत उपसर्ग है, उस अवर्णांत उपसर्ग में जो अवर्ण है, अंतिम में जो अवर्ण आ रहा है, वह दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो ए अथवा ओ है इनसे जुड़ेगा। तो अ और ए ये दोनों जुड़ने पर हमें पता है कि हमने पहले वृद्धि संधि को पढ़ा था। तो सामान्य तौर पर अ और ए जुड़ने पर ऐ बनता है, लेकिन पूर्व रूप पररूप की अवस्था में, इस पररूप संधि के अंतर्गत जब यह स्थिति होगी तो यहाँ पर ए, अ और ए इन दोनों के मेल से ए ही बनेगा। ए वापस ए ही आएगा, यानी कि एकादेश, अर्थात दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। प्र धन एजते। तो प्र धन एजते, इसमें प्र उपसर्ग है। यह प्र उपसर्ग जो है वो अवर्णांत है, जिसके अंत में अ आ रहा है। और एजते, इसमें एज धातु का प्रयोग किया गया है, और एज धातु जो है वह एंग उसके प्रारंभ में, अर्थात ए है अथवा ओ हो सकता है। तो यहाँ पर ए इसके प्रारंभ में है। तो यहाँ पर प्र का अ और एजते का ए, ये दोनों जुड़ करके भी इन दोनों के स्थान पर रूप का एक आदेश होगा, और वह है ए। तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, तो रूप बनेगा प्रेजते। ऐसे ही उप धन औषधि। उप धन औषधि, उप में भी प के अंदर अंत में अ है, और औषधि में प्रारंभ में ओ है। इन दोनों के जोड़ने पर भी उपोषति ही बनेगा, अर्थात ओ का ही एकादेश होगा। यह है पररूप संधि। और पररूप संधि के बाद में हम जो बात करने जा रहे हैं वह है प्रकृति भाव। इसको प्रगृह्य संधि भी कहा जाता है। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको समझनी है, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये संधियाँ पूर्वरूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि, इसको विशेष रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि के लिए जो इसका सूत्र है वह सूत्र है इदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। ईत ऊत एत। इदुदेत, इसका अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो आता है ईत अर्थात दीर्घ इकार, ऊत अर्थात दीर्घ उकार, और एत अर्थात ए। तो जब इदंत, उदंत या एदंत, अर्थात ऐसे द्विवचन शब्द जिनके अंत में दीर्घ इकार हो
या दीर्घ उकार हो या एकार हो, ई, उ, ए, जिन द्विवचन शब्दों के अंत में आ रहे हों, तो ऐसे शब्द और उसके बाद में यदि कोई भी स्वर का प्रयोग किया जा रहा हो, तो इस स्थिति में जो द्विवचन का प्रयोग है, और द्विवचन के में भी कैसा प्रयोग होना चाहिए जिसके अंत में ई, उ या ए आए, तो इन्हें वैसा का वैसा प्रकृति भाव अर्थात जैसी प्रकृति है उसका वैसा ही भाव रख देना, उसको परिवर्तित नहीं करना, अर्थात जो जैसा है उसे उसी स्वरूप में वहाँ रख देना, प्रयोग करना, यह प्रकृति भाव संधि का अर्थ है। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं जैसे हरि एतौ, हरि, हरि जो है वह हरि शब्द के द्विवचन में हरि, हरि, हरयः, तो यहाँ पर द्विवचन में बनता है हरि, और उस हरि के बाद में यदि एतौ का प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पर हमको ई के बाद में ए आने के कारण से यण संधि नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर यण संधि नहीं करनी है, अपितु इसके स्थान पर यहाँ पर इन दोनों में बिना कोई परिवर्तन किए जैसी उसकी प्रकृति है उसको उसी रूप में रख देना है। हरि धन एतौ, इसका संधि युक्त पद जो होगा वह हरि एतौ यही बनेगा। ऐसे ही विष्णु धन इमौ, विष्णु न में दीर्घ उकार है, यह भी द्विवचन में प्रयोग बनता है, जैसे कि विष्णु, विष्णु, विष्णवः, तो यहाँ पर दीर्घ उकार वाला द्विवचन पद है और इसके बाद में इमौ का प्रयोग किया गया है, तो इन दोनों को भी हम इसी प्रकार से प्रकृति भाव की स्थिति में रखेंगे, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे ही कवि धन अत्र, तो कवि में दीर्घ इकार है और यह दीर्घ इकार कहाँ बनता है, जब यह द्विवचन में बनता है। कैसे, कवि, कवि, कवयः, तो यहाँ पर दीर्घ इकार का प्रयोग किया गया है। ऐसा जब किया जाएगा तब भी हमें कवि अत्र यही संधि युक्त पद बन करके आएगा। ऐसे ही धने धन इमे, धनम धने धनानि, फलम फले फलानि, तो धने शब्द जो है यह भी द्विवचन का प्रयोग है, इसके साथ में भी वही बात रहेगी। धने धन इमे, तो इसका रूप बनेगा धने इमे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि द्विवचन युक्त शब्द होना चाहिए, पहला नियम तो यह है। और द्विवचन युक्त शब्द भी कैसा होना चाहिए, जिसके अंत में दीर्घ इकार या दीर्घ उकार या ए आए। जब ऐसा किया जाएगा तभी जाकर के, और उसके पश्चात स्वर होना ही है क्योंकि यह स्वर संधि का भेद है, तो जब ऐसा किया जाएगा तभी जाकर के हम उसे प्रकृति भाव या प्रक्रिया संधि की परिधि में शामिल करेंगे। तो अभी तक जो है हमने अच संधि प्रकरण के कुल, ऐसे मूलतः 5 भेद होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो ये हमने आपसे बात की उनमें कुल 8 भेदों का वर्णन किया है। कौन कौन से 8 भेद की हमने बात की, उसमें हमने बात की थी यण संधि की, उसके बाद अयादि संधि की, उसके बाद वृद्धि संधि की, उससे पहले गुण संधि की, उसके बाद दीर्घ संधि, फिर पूर्व रूप संधि, उसके बाद पररूप संधि, और उसके बाद प्रकृति भाव या प्रक्रिया संधि की। तो इस प्रकार से हमारी अच संधि यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। तावत् पर्यंतम नमो नमः, शुभम भवतु।